अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना टॉपिक नंबर 4.4 स्टार्ट करना है जो कि है हमारा एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। अगर हम इस चैप्टर में देखें तो चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने मैट्रिक में लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा हुआ होता है, और अभी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में जो कि हमारा रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है, यहाँ पर हम रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो होता क्या है और रोटेशनल मोशन के डिफरेंट मोशन पैरामीटर को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास टॉपिक नंबर 4.4 है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। अगर आपको याद हो तो हमने 9th क्लास में लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ा होता है, जो कि अगर बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है या लीनियर मोशन में है तो उसके मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है P = mv। इस तरह आज हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ना है, तो हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर r और लीनियर मोमेंटम के दरमियान में। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r विद लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है r क्रॉस p। राइट, अब अगर आप यहाँ से इसकी यूनिट बनाना चाहते हैं तो r पोजीशन वेक्टर है और इसका जो यूनिट होता है दैट इज मीटर, और मोमेंटम का यूनिट अगर आपने कैलकुलेट करना है तो मैंने वो साइड पे आपको करके बताया कि लीनियर मोमेंटम mv होता है, मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो आपके पास यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कंबाइन करें तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपका एंगुलर मोमेंटम का यूनिट बन जाएगा। देन अगर आप इसकी डायमेंशंस लेना चाहते हैं तो देखिए बारी बारी डायमेंशंस पुट करेंगे कि r जो है उसकी डायमेंशंस हो जाएंगे कैपिटल L, बिकॉज पोजीशन वेक्टर है, इसको हम मीटर में मेजर करते हैं, इतना का डिस्टेंस है ना, मीटर में मेजर करते हैं, तो इसकी डायमेंशंस हो जाएंगे कैपिटल L। और लीनियर मोमेंटम की डायमेंशंस यहाँ हमने सॉल्व किए कि फॉर्मूला होता है mv, m की जगह पे कैपिटल M, वेलोसिटी की डायमेंशंस होती हैं lt-1। सिंप्लीफाई करें तो बन गया mlt-1। इस वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा mlt-1। कंबाइन करें तो आपको एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस मिल जाएंगी ml²t-1। और लास्टली चूंकि आपको इसके ऊपर बार बार वेक्टर का साइन बना हुआ नजर आ रहा है, यानी कि एरोहेड लगा हुआ नजर आ रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये तो था कि हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में मजीद बातें डिस्कस करेंगे, तो हमें इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि बेसिकली ये होती क्या चीज है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो आपकी बुक में एंगुलर मोमेंटम के डिफरेंट फर्दर सब टॉपिक्स हैं, जिसमें वो आपको छोटी छोटी हेडिंग्स में एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिफरेंट चीजें बता रहा है। अगर आप देखें तो 4.4 का जो सब टॉपिक है 4.4.1, उसमें वो आपको एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पॉइंट मास बता रहा है। ठीक है, अब पॉइंट मास क्या होता है कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम किसी रिजिड बॉडी के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, या किसी भी बॉडी के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि रोटेटरी मोशन में मूव कर रही होती है, तो देखिए वो जो बॉडी है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। और मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई बॉडी रोटेटरी मोशन में मूव कर रही है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी मोशन पोजेस कर रहे होते हैं। तो फॉर अ पॉइंट मास का मतलब ये हुआ, पॉइंट मतलब वन यूनिट या सिंगल मास की आप बात कर रहे हैं कि वो जो आप बॉडी को डिस्क्राइब करना चाह रहे होते हैं, उस बॉडी की अगर आप किसी एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसे हम कहते हैं दैट इज अ पॉइंट मास। ठीक है, अब देखिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला r क्रॉस p है। क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो साइन थीटा लगता है। इसको हमने ये डायग्राम में ड्रॉ किया कि ये पोजीशन वेक्टर है, ये हमारे पास इस पर फोर्स लग रही है। ठीक है, अगर आप इसी लाइन को एक्सटेंड करें तो यहाँ पर जो एंगल है आपको बनता हुआ 90 डिग्री का नजर आ रहा है। इसका मतलब है r और p के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल है, तो आप लिख लेंगे थीटा = 90 डिग्री। देन हमारे पास आ जाएगा साइन 91 होता है तो L = rp आ जाएगा। राइट, अब आगे चलकर आपने फर्दर वैल्यूज पुट किए जस्ट कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला mv होता है, तो इसको इधर पुट कर दें तो rmv आ जाएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला v = r ओमेगा होता है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। पुट कर दें तो आ जाएगा mr² ओमेगा। ये जो mr² है ये हमारा प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बन जाएगा L = I ओमेगा फॉर अ पॉइंट मास। ठीक है, देन फर्दर आपको इसी का सब टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिजिड बॉडी। तो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक पे भी बताया था कि रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो कि डीफॉर्म नहीं हो सकती, इस किस्म की बॉडी को हम कहते हैं दैट इज अ रिजिड बॉडी। ठीक है, अब देखिए जब भी आपने किसी भी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लेना है, या इस चैप्टर में पहले आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिजिड बॉडी कैलकुलेट किया था, अब एंगुलर मोमेंटम कर रहे हैं, आगे भी फर्दर टॉपिक में आप रिजिड बॉडी की मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो याद रखेंगे किसी भी रिजिड बॉडी की स्पेसिफिक क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप आप क्या करते हो,
आप अपनी बॉडी को छोटे छोटे पैचेस में, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये छोटे छोटे पैचेस में या सेगमेंट्स में डिवाइड करने का आपको फायदा क्या होता है कि आप अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो एक छोटा सा सेगमेंट आपने बनाया ना, वो छोटा सा सेगमेंट एक फ्लैट सरफेस था या वहां पर एक कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी लग रही होगी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे ये रिजिड बॉडी है का एंगुलर मोमेंटम है ना, तो ये जो आपने छोटा सा पैच कंसिडर किया है, इस छोटे से पैच को हम एक पॉइंट मैस कह सकते हैं ना, और पॉइंट मैस के एंगुलर मोमेंटम हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक हो गया। तो हम अपनी आसानी के लिए अपनी बॉडी को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि वो जो एक छोटा सा सेगमेंट है उसके लिए वो कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी हमें पहले से मालूम हो। कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी में किस लिए कह रही हूँ कि जो भी चीज आप मालूम कर रहे हो, जैसे यहाँ पर आप एंगुलर मोमेंटम मालूम कर रहे हो, पीछे आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना था, तो वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या जो वो एंगुलर मोमेंटम है उसकी कांस्टेंट वैल्यू एक पॉइंट मैस के लिए आपको ये पहले आपने डिराइव की हुई है, ठीक है। इसलिए हम अपनी बॉडी को पैचेस में डिवाइड कर लेंगे। देन क्या है जी, पहले वाले पैच को हम क्या देंगे, इसका मैस m1 है और पोजीशन वेक्टर r1 है, दूसरे वाले का m2 m3 अब दूसरा ऑन करते करते m तक, ठीक है। और ये बॉडी चूंकि रोटेटरी मोशन में मूव कर रही है, तो वो जिस एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है दैट इज ओमेगा, ठीक है। अब आपने अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम लेना है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पैच 1 2 3 अप टू m इन सबको आप आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देखें तो m1 r स्क्वायर ओमेगा 1 m2 r2 स्केयर ओमेगा 2 प्लस mn rn स्केयर ओमेगा n, यानी कि सारे पैचेस का अलग अलग ले लिया। अब देखिए लिखा हुआ है एज ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा n इज इक्वल टू ओमेगा। इसका मतलब क्या है कि देखिए ये छोटे छोटे पैचेस है ना, ये एक बॉडी के है ना, यानी कि ये जो बॉडी है ये बॉडी एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये जो छोटे छोटे पैचेस बनाए हैं ये बॉडी के पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब है जिस वेलोसिटी से पूरी बॉडी मूव कर रही है उसी सेम वेलोसिटी से हर एक पार्टिकल मूव कर रहा होगा, तभी हमें ओमेगा कांस्टेंट मिलेगा ना। इसका मतलब है आपने ओमेगा 1 2 और m की जगह पे ओमेगा रिप्लेस कर दिया। इसी को में देखिए ओमेगा इधर भी है इधर भी है इधर भी है, तो ओमेगा को कॉमन ले लें, पीछे बच जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn का स्क्वायर। देन आप इस पर मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग समेशन अप्लाई करें तो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक mi r i स्क्वायर और ओमेगा बार ले लेंगे। ये mi r i स्क्वायर जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि i का फॉर्मूला होता है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी रिजिड बॉडी के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं L इज इक्वल टू आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम में जो फर्दर सब टॉपिक है हमारे पास वो है रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब देखें एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है L इज इक्वल टू R क्रॉस P होता है, राइट। आपने इसमें रिलेशनशिप डिराइव करना है, तो हमने इसके लिए क्या किया कि इस एंगुलर मोमेंटम वाली इक्वेशन को दोनों साइड पे डेल्टा बाय डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दें। अब आप डेल्टा बाय डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करना कहें या आप कहें कि अब इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लिया है विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों बातों का एक ही मतलब है। जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एल बाय डेल्टा टी आ जाएगा, जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और डेल्टा पी बाय डेल्टा टी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर आप देखें तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी फोर्स के इक्वल होता है, तो हमारे पास इस तरफ आ जाएगा आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय डेल्टा टी। हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, तो डेल्टा एल बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू टॉर्क, यानी कि ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर आपने टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशनशिप बना लिया। ये टॉर्क है, ये एंगुलर मोमेंटम है, तो आपने इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप डिराइव कर लिया। नेक्स्ट इसी में अगर हम फर्दर सब टॉपिक देखें तो वो आपको बता रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम शुड ऑलवेज रिमेन कंजर्व। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो कोई बाहर से फोर्स या कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी दाखिल हो सकती है, और सिस्टम के अंदर जो कुछ भी मौजूद होता है उसमें से कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकती है, ठीक है। तो देखिए हम कह रहे हैं कि जी डेल्टा एल बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 है, बिकॉज ना कुछ बाहर से सिस्टम में आ रहा है ना अंदर से जा रहा है। इसका मतलब इक्वेशन तो ये थी ना डेल्टा एल बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू टॉर्क, क्योंकि हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है तो हम कह रहे हैं कि जी सिस्टम में ना कुछ एंटर हो रहा है ना कुछ बाहर जा रहा है, तो ये 0 हो गया। जब आप इस डेल्टा टी को इस तरफ लेकर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी 0 हो जाएगा। डेल्टा एल का मतलब है कि इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, ये माइनस हो रहा है, इस तरफ चलकर आप प्लस कर दें तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। और अगर हम एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देखें तो वो आई ओमेगा की फॉर्म में होता है, तो आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल। अब ये
एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और एंगुलर मोमेंटम फाइनल क्या है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है ना जो एंगुलर मोमेंटम पोजेस कर रहा है तो वो रोटेट कर रहा होगा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम रोटेट करने से पहले को हम इनिशियल मोमेंटम कहेंगे, और जब वो रोटेट करना शुरू कर देता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसे हम कहेंगे दैट इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और इसी टॉपिक में फिर वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में ही आपको एंगुलर मोमेंटम के कंजर्व रहने की कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स बता रहे हैं। जैसे उसने स्पिनिंग आइस स्केटर्स की एग्जांपल बताई, जिमनास्ट की एग्जांपल बताई और डाइवर्स की एग्जांपल बताई। इन तीनों एग्जांपल्स को या इन तीनों एप्लीकेशंस को याद करने के लिए आपको एक सिंपल सा रूल बताती हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है कि जो एंगुलर मोमेंटम है ना उसको कंजर्व रहना है, यानी कि कांस्टेंट रहना है। कंजर्व रहने का मतलब है कांस्टेंट रहना है। और से बात सुनिएगा कि देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ना L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, अब अगर एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रहना है तो इसका मतलब है इस तरफ दोनों चीजें ना दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल तभी रह सकती है ना, सॉरी ये कांस्टेंट तभी रह सकता है ना जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक चीज बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ने लग जाएगी, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़े एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ना शुरू करे तो फिर इसकी वैल्यू कांस्टेंट तो नहीं रहेगी ना। अगर पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 था, वेलोसिटी 5 थी, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंगुलर मोमेंटम 25 हो जाएगा। कुछ देर के बाद अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 हो गया है और ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी भी 10 हो गई है तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100 होता है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम 100 हो गया है। पहले 50 था फिर 100 हुआ, तो ये कांस्टेंट तो नहीं रहा ना। हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के प्रोस्पेक्टिव से ये एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कि इन एप्लीकेशन में एंगुलर मोमेंटम में कांस्टेंट या कंजर्व रहना है तो फिर जरूरी है कि इस तरफ वाली दोनों चीजों के दरमियान में इनवर्स रिलेशनशिप रहे, यानी कि अगर आई इंक्रीज कर रहा है तो फिर ओमेगा को डिक्रीज करना चाहिए एंड वाइस वर्सा, अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा है तो आई को डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, एक आप ये बात याद रखिएगा। दूसरा आपका पॉइंट क्या हो जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है वो उसका फॉर्मूला होता है mr², यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैस के साथ भी और आर के साथ भी रेडियस के साथ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर रेडियस ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, अगर रेडियस कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा। इसका मतलब है जब हम स्पिनिंग आइस स्केटर की एग्जांपल देखते हैं तो इनिशियली जो है जो स्पिनिंग आइस स्केटर्स होते हैं उन्होंने अपनी पोजीशन को यूं रखा होता है, मतलब उनकी जो दोनों आर्म्स होती हैं वो फुली एक्सटेंडेड होती हैं। अगर दोनों आर्म्स फुली एक्सटेंड है इसका मतलब रेडियस ज्यादा है। अगर रेडियस किसी भी ऑब्जेक्ट का ज्यादा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा, राइट। और फिर इस पॉइंट पे अगर आ जाए कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, यानी कि इनिशियली जब आइस स्केटर्स स्पिनिंग आइस स्केटर्स मूव करना शुरू करते हैं तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, और कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे वो नीचे मूव करना शुरू करते हैं तो वो अपनी बॉडी को एक्सटेंडेड पोजीशन की बनिस्बत स्ट्रेच करना शुरू करते हैं, मतलब क्लोज अप करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही वो अपनी बॉडी को क्लोज अप करना शुरू कर देंगे, यानी कि अपनी आर्म्स को हम ये क्लोज कर लें, तो देखिए अब हमारा जो रेडियस है वो कम हो गया ना। अगर हमारा रेडियस कम हो गया इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो गया। और फिर इस पॉइंट पर आ जाइए कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे ही आइस स्केटर अपना मूवमेंट स्टार्ट करता है तो एंगुलर मोमेंटम के ज्यादा होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, और जैसे ही वो नीचे मूव करता है अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना शुरू करता है तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम कम और वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम और एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, तो वो जल्दी से मूव करके नीचे चला जाता है। ठीक है, इस तरह से आप जिम्नास्ट की एग्जांपल दें तो जिम्नास्ट में भी आप इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, और डाइवर्स की एग्जांपल दें तो डाइविंग में भी आप इन्हीं पॉइंट्स को एग्जाम करेंगे कि जब भी आप डाइव करने लगते हैं तो अपने आर्म्स को जो है और लेग्स को आप फुली ओपन कर लेते हैं, एक्सटेंड पोजीशन में होती हैं। इसका मतलब रेडियस ज्यादा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे ही नीचे मूव करना शुरू करते हैं तो आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना शुरू करते हैं, यानी कि वापस लेकर आना शुरू करते हैं, अपनी पोजीशन पर क्लोज अप करना शुरू करते हैं। रेडियस कम हो जाता है, रेडियस के कम होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कम होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो आप जल्दी से मूव करके डाइव करके नीचे पानी में चले जाते हैं। ठीक है, ये तो तीन आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में इसकी एप्लीकेशन बताई गई थी। नंबर 4 पर वो आपको एक डिवाइस के बारे में बता रहा है जिसको हम गायरोस्कोप कहते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक डिवाइस है, और अगर इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो हम कहते हैं कि जी ये एक व्हील पर मुश्तमिल होता है, फ्लैट व्हील पर, जो कि एक मेटल एक्सल के ऊपर माउंटेड होता है। मतलब ये एक मेटल का रॉड होता है जिसे हमने एक्सल का नाम दिया है, और इस एक्सल के ऊपर एक व्हील जो है वो माउंटेड होता है। ठीक है,
अब बेसिकली इस व्हील का काम क्या होता है कि ये व्हील एंगुलर मोमेंटम को इस्तेमाल करके और अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा होता है, अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा होता है। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है जैसे हम वो स्पिनिंग टॉप की बात करते हैं ना, कि स्पिनिंग टॉप को आप यूं मूव करते हैं तो वो अपने एक एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा होता है, तो गायरोस्कोप भी जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा होता है। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो आपकी बुक में आपको गायरोस्कोप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 65 है और पेज नंबर 65 का सेकंड पैराग्राफ है। देखिए लिखा हुआ है, अ गायरोस्कोप इज अ डिवाइस दैट यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू मेंटेन इट्स ओरिएंटेशन रिलेटिव टू अर्थ एक्सिस और रेजिस्ट चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन। कि गायरोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो एंगुलर मोमेंटम को यूज करके अपनी ओरिएंटेशन को अर्थ एक्सिस के साथ साथ मूव कर रहा होता है। मतलब गायरोस्कोप यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ व्हील माउंटेड ऑन एन एक्सेल which can rotate freely secured in a metal frame। तो जैसे मैंने आपको इसकी कंस्ट्रक्शन बताई कि ये एक व्हील पर मुश्तमिल होता है जिसको हमने एक एक्सेल के साथ माउंट किया हुआ होता है। देन कह रहा है कि जी when the wheel is made to spin the gyroscope can be mounted on a flat surface, however the wheel stops spinning the gyroscope fall। कि जब भी आप इस व्हील को स्पिन कर रहे होते हैं ना, यानी कि जब ये व्हील अपनी स्पिनिंग मोशन में होता है तो गायरोस्कोप मूव करता रहता है, पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है वो मूव करता रहता है। जैसे ही आप व्हील को स्पिन करवाना बस करते हैं तो गायरोस्कोप भी अपनी मोशन खत्म कर लेता है और नीचे फॉल डाउन हो जाता है। फिर कह रहा है, इफ द गायरोस्कोप इज टिल्टेड इट आल्सो कीप लेविटेटिंग विदाउट फॉलिंग बट विल स्टार्ट पीसीएन अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सिस। अब देखिए, अगर आप इसको ना, लेविटेटिंग का मतलब होता है कि अगर आप इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं ना, टिल्टेड पोजीशन में ले आता है। जैसे देखिए मैंने ये रखा हुआ है, तो कह रहा है कि अगर आप इसको टिल्टेड पोजीशन में रखकर भी व्हील को स्पिनिंग मोशन में रखाएंगे तो ये अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा अनटिल और अनलेस कि व्हील अपनी स्पिनिंग मोशन छोड़ दे, तो फिर आपका गायरोस्कोप नीचे गिर जाएगा। कह रहा है दिस इज ग्रेविटी डिफाइंग पार्ट ऑफ गायरोस्कोप। ग्रेविटी डिफाइंग पार्ट के मतलब ग्रेविटी को ओबे नहीं कर रहा होता। डिफाई का मतलब होता है कि डिसओबे करना। हमने पढ़ा होता है ना कि ग्रेविटी की फोर्स की वजह से हर चीज जमीन की तरफ वापस आती है। तो कह रहा है कि गायरोस्कोप जमीन पर तब वापस आएगा जब उसके अंदर लगा हुआ जो व्हील है वो अपनी स्पिनिंग मोशन में ना हो, व्हील स्टॉप कर जाए तो फिर वो नीचे जमीन की तरफ आएगा, अदरवाइज नीचे जमीन की तरफ मूव करके नहीं आता। देन लिख रहा है, दिस अनयूजुअल बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन थ्रू वेक्टर नेचर ऑफ एंगुलर मोमेंटम। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ गायरोस्कोप विल रिक्वायर अ टॉर्क। जैसे जैसे वो स्पिन करेगा तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, तो चेंज इन डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम टॉर्क को यूज करेंगे। और कह रहे हैं कि जी टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एज इट्स वेट टुवर्ड द ग्राउंड। यहाँ पर जो टॉर्क है, टॉर्क के फॉर्मूले में आर क्रॉस एफ इन्वॉल्व हो रहा होता है ना, तो टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए जो फोर्स यहाँ पर यूज हो रही है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। दिस एंगुलर मोमेंटम विल स्टार्ट टू फॉलो द टॉर्क एज शोन इन द फिगर। द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को हम इस इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, वेयर टॉर्क हैज सेम डायरेक्शन एज delta n and delta t is the duration of time. The same effect can also be observed even if it is tilted by string looped around its lower end। कह रहे हैं कि सेम ही फिनोमेना तब भी होगा कि अगर आप गायरोस्कोप को मूव करवाने के लिए इसके साथ एक धागा अटैच करें, यानी कि यू राउंड 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 इसके एक्सेल के साथ आप एक स्ट्रिंग को राउंड कर दें और स्ट्रिंग की मदद से आप इसको मूव करवा रहे हो, तो बिल्कुल सेम इफेक्ट इसके अंदर प्रोड्यूस होगा जैसे कि नॉर्मली हाथ से उसके व्हील को स्पिन करवाने से इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कुछ 4 एप्लीकेशंस हैं। इसमें पहली 3 मैंने बुक से रीड नहीं की बिकॉज इसमें ये 2 ही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। इसे आप बुक से रीड कर लीजिएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।